इस वीडियो में हम अगले 10 मिनट में कक्षा 10 सामाजिक के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, जो कि 2020 और 22 में आपका पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार आने के इसके 101% चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका उत्तर और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो मुद्रण संस्कृति से हुआ, विचारों का प्रसार हुआ। प्रिंटिंग प्रेस के कारण क्या हुआ, राष्ट्रवादी नेताओं के विचार जैसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता तक आसानी से पहुंचने लगे। ठीक है, उसमें उस समय अखबार निकला, मुद्रण संस्कृति आने से, मतलब प्रिंटिंग प्रेसेस आने के। उसका दूसरा काम, सरकारी नीतियों की आलोचना। राष्ट्रवादी अखबारों ने औपनिवेशिक सरकार, जो कि ब्रिटिश सरकार थी, की दमनकारी नीतियों की खुलकर आलोचना की। जो उनकी खराब वो थी, नीतियां थी, जो जिससे देश के नागरिकों को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था, तो उनकी क्या करी, उन्हें खुलकर आलोचना करी अपने अखबार में, जिनसे लोगों में राजनीतिक चेतना क्या हुई, जागृत हुई। इसका नंबर 3 पॉइंट है, राष्ट्रीय पहचान का निर्माण। विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे की समस्याओं से अवगत हुए। देखो, भारत इतना बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या, जब अखबार आने लगा तो अखबार से एक दूसरे से लोग कनेक्ट हुए, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कनेक्ट हुआ, जिससे उनकी समस्याओं से अवगत हुए, जिनसे उनमें एक साझा राष्ट्रीय पहचान की क्या हुई, भावना विकसित हुई। तो ये क्वेश्चन आपने देख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देख लें। इसका अगला क्वेश्चन है, उस नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुई थी। 2023 में क्वेश्चन आया था, इस बार आने के चांस भी इसके काफी ज्यादा है, लगभग 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपका फिर से पूछा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, इसका उत्तर देख लेते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1928 में जब कमीशन भारत पहुंचा तो इसके विरोध किया गया। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्यों किया था इसका विरोध, क्योंकि इसमें क्या था, कोई भी भारतीय सदस्य मौजूद नहीं था। विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनका निधन हुआ। किनका, साइमन कमीशन के बहिष्कार में लाला लाजपत राय जी का। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना, इसके भी 90% चांस है, इसको अच्छे तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 2023 और 25 में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपने शासन वाले क्षेत्रों के शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया, मतलब जहां जहां उसका शासन था नेपोलियन बोनापार्ट का, उसने क्या क्या बदलाव किए वो बताने हैं। तो सिंपल देखिए, नेपोलियन ने 1804 की नागरिक संहिता के माध्यम से कई सुधार किए। ठीक है, 1804 में एक नागरिक संहिता लेकर आया था, जिसके माध्यम से उसने क्या किया, कई सारे सुधार किए। जैसे कानूनी सुधार, जन्म पर अधिकारी विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, और कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। ठीक है, तो ये आए कानूनी सुधार में, ये चीजें आई क्या, कानून के समक्ष समानता, कानून के लिए सब समान है, और संपत्ति का अधिकार दिया है उनने। ठीक है, उसके बाद प्रशासनिक सुधार भी किया गया। सीमांती व्यवस्था को समाप्त किया। जो होते जमींदार लोग हुआ करते थे, सामंत लोग हुआ करते थे, उसको, सामंती प्रथा को क्या किया उन्होंने, बिल्कुल बंद कर दिया। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारों शुल्क से मुक्ति दिलाई, मतलब जो किसान भू दासत्व मतलब गुलामी करते थे, और जागीरदारी जो शुल्क होता था उससे क्या करी, उन्होंने मुक्ति दिलाई, किनको, किसानों को। तीसरा, आर्थिक सुधार, एक समान भार और माप वाली लागू की गई, प्रणाली लागू की गई। ठीक है, एक समान भार होगा और उसमें माप प्रणाली क्या होगी, लागू की गई। और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई, जिससे व्यापार में सुविधा हुई। ठीक है, आर्थिक सुधार मतलब व्यापार के उसमें क्या करा उसने, भार नापने के लिए और माप के लिए एक प्रणाली बना दी कि भैया इस टाइप से आपने वो करना है। जैसे अभी सेंटीमीटर मीटर का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, किलोग्राम सेंटीमीटर इस टाइप से। ठीक है, मीटर का, किलोग्राम का, ठीक है, इस टाइप से करते हैं। उसी प्रकार से क्या था, आर्थिक सुधार के लिए उन्होंने मुद्रा चला, और हम भारत में रुपया चलाते हैं ना, उसी प्रकार से। और इसी एक राष्ट्रीय मुद्रा भी चलाई थी उन्होंने। ठीक है, और जिससे व्यापार में क्या हुई, सुविधा हुई। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका तैयार कर लेना है, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 195 से ऊपर ही है, तो इसको अच्छे तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो इस बार के आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे 1 नंबर में आए या 3 नंबर में आए, कुछ भी हो सकता है। तो इसको आपने अच्छे तैयार कर लिया है। तो देखो, काली मृदा का मुख्य रूप महाराष्ट्र में पाई जाती है। जो काली मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। यह विशेषकर क्या होती है, दक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है वहां पाई जाती है, जो लावा से बना है। ठीक है, तो इसका मतलब काली मृदा किससे बनती है, लावा से बनती है। ठीक है, यह मृदा कपास की खेती के लिए क्या होती है, अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है, काली मृदा है। काली मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है, कपास उगाई जाती है। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने तैयार कर लेना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। सीढ़ीदार खेती, तीव्र ढलान पर सीढ़ियां बनाकर खेती करनी चाहिए। जो ढलान होती पहाड़ियों पर क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेती बनानी चाहिए, जिससे पानी का बहाव कम होता है और मृदा का कटाव रुकता है। ठीक है, समोच्च जुताई करनी चाहिए। ढलान के समांतर हल चलाने से पानी के बहाव के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनता है।
जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। तो समोच्च जुताई करनी चाहिए, मतलब ढलान के समांतर करना चाहिए, जैसे इसमें दिखा रखा है, ठीक है, साइड में। इसके अलावा वृक्षारोपण और पट्टी, ठीक है, वृक्षारोपण एवं पट्टी कृषि, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगानी चाहिए, उगाने और पवन और जल द्वारा होने वाले अपर्दन को रोका जा सकता है। किसमें? जब हम घास की पट्टियां फसल के बीच में क्या होता है, घास की पट्टियां लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, पवन और जल अर्थात हवा और पानी से क्या होगा, जो मृदा अपर्दन होता है वो नियंत्रित हो जाता है। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपर्दन को रोकथाम के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें, भारत में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से संकेंद्रित हैं, क्यों? ठीक है, छोटे नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वहां संकेंद्रित है, क्यों? कारण बताना। तो उत्तर देखिए, कच्चे माल की उपलब्धता, सबसे बड़ी बात होती है कच्चा माल, ठीक है। यह क्षेत्र लोहा अयस्क और उच्च श्रेणी के कोकीन कोयला जैसे प्रमुख कच्चे माल में समृद्ध है, ठीक है। जो ये क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, आपको लोहा अयस्क प्राप्त होता है और कोकिन कोयला भी प्राप्त मिलता है, कच्चे माल के लिए जरूरी होता है जो कि अयस्क, ठीक है। जिससे परिवहन लागत कम होती है, जिससे क्या होता है, लाने ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कम हो जाता है, परिवहन लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सस्ता श्रम, इस क्षेत्र के आसपास के राज्यों जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या है, जनसंख्या अधिक है इन राज्यों की, और यहाँ पे क्या होता है, लोग कम मजदूर क्या होते हैं, बहुत कम दाम पे मिल जाते हैं। इसका अन्य कारक क्या है, इस क्षेत्र में चूना पत्थर और मैग्नीज जैसे अन्य खनिजों की निकटता, नदियों से जल की आपूर्ति और विकसित रेल और सड़क नेटवर्क से भी उद्योग के विकास में सहायता करती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। खनिज की निकटता है वहाँ पे, नदियों में मैग्नीज और चूना पत्थर के भी वो है, खजाने हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, नदियों की जल आपूर्ति और विकसित रेल और सड़क नेटवर्क भी वहाँ पे उपलब्ध है। इसलिए क्या है, यहाँ पे छोटा नागपुर के पठारी केंद्र में, पठारी क्षेत्र में क्या संकेंद्रित है, क्या, लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है। तो इसको कर लिया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका 1 नंबर 2 नंबर में पूछने के 101% चांस है, तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देश के सभी नागरिकों को, मतलब सभी वयस्क नागरिकों, भारत में जैसे 18 वर्ष से अधिक आयु के को मतदान देने का अधिकार क्या कहलाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। यह अधिकार बिना किसी भेदभाव अर्थात जाति, धर्म, लिंग और संपत्ति के सभी को प्रदान किया जाता है। देश में रहने, देश का अगर नागरिक है कोई व्यक्ति, तो उसको 18 साल की उम्र होने के बाद उसको क्या, वोट देने का अर्थात मतदान करने का अधिकार होता है। इसी को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला, यह राजनीतिक समानता के सिद्धांत को दर्शाता है जो कि लोकतंत्र का आधार है। क्या है ये? राजनीतिक समानता के सिद्धांत को दर्शाता है जो कि क्या है, लोकतंत्र का आधार है, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 2024 में पूछा है, इस बार पूछने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने 101% तैयार जरूर कर लेना है। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, ठीक है। तो किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, देख लीजिए। पहला गुण क्या होता है? संगठित समूह। यह लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जिसकी नीतियां और विचार समान होते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक दल क्या होता है? संगठित समूह होता है एक प्रकार का, जिसके क्या होता है, नीतियां और विचार क्या होते हैं, एक समान होते हैं। सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य, सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य, इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़कर और जीत कर सरकार बनाना तथा सत्ता प्राप्त करना होता है, ठीक है। क्या होता है? चुनाव जीतना और सरकार बनाना और सत्ता प्राप्त करना, ये किसका होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है। किसका? सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य होता है, किसका? राजनीतिक दल का। इसके बाद देखिए, साझा विचारधारा, दल के सभी सदस्य एक साझा विचारधारा कार्यक्रम के तहत सहमत होते हैं, ठीक है। दल के जितने भी सदस्य होंगे वो क्या होंगे, उनकी साझा विचारधारा होगी एक, और कार्यक्रम पर सहमत होते हैं, जिससे वे सत्ता में आने पर क्या करते हैं, उसे लागू करने का वादा करते हैं, ठीक है। सत्ता में आने पर क्या करते हैं, उसे लागू करने का क्या करते हैं, वादा करते हैं। और चौथा है सामूहिक हित। राजनीतिक दल व्यक्तिगत हितों के बजाय समाज के सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दावा शब्द का प्रयोग किया गया, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दावा करते हैं, ठीक है। जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, व्यक्तिगत हितों की बजाय सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करने का क्या करते हैं, दावा करते हैं। कौन? राजनीतिक दल। तो ये भी आपने तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शासन के संघीय एवं प्रक्रिया एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है? इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। या तो वो आएगा या ये आएगा, दोनों में से एक जरूर आएगा आपका, 101% मैं श्योर हूँ। तो आपने इसको तैयार जरूर कर लेना बेटा, ठीक है। तो ये 2020 में और 23 में पूछा गया, और इस बार आने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है, 26 में। तो चलिए इसको देखते हैं। उत्तर है आपका, देखो कैसे हमने इसको टेबल में बना रखा है, इसको समझने के लिए आसान कीजिए, ठीक है। आधार क्या? सरकार का स्तर। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, इसमें पूछा गया है शासन की संघीय व्यवस्था और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है। तो अंतर बता रहे हैं हम, देखो संघीय शासन में क्या होता है, इसमें 2 या अधिक स्तरों पर सरकार होती है, केंद्र और राज्य में, ठीक है। जो संघीय शासन होता है, इसका मतलब वहां पे 2 सरकारें होंगी, एक तो केंद्र सरकार होगी और एक राज्य सरकार होगी, ठीक है।
एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, देखिए इसमें शासन का केवल एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां अधीन होती हैं। ठीक है, इसमें मेन एक ही स्तर होता है और जो बाकी इकाइयां होंगी वो क्या होंगी, उसके अधीन होंगी। मतलब ये राजतंत्र समझ सकते हो, एक तरीके से तानाशाही या राजा का फरमान जो होता है उस टाइप से। ठीक है, दूसरा शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, संघीय शासन में क्या होता है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। ठीक है, और एकात्मक सरकार में क्या होता है, सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास निहित होती है। मतलब जो एकल सरकार है वहां पर उसी के पास रहती है। ठीक है, जैसा भी कुछ टाइम पहले आपने बांग्लादेश में सुना होगा। ठीक है ना, तो उस टाइप का कुछ कंडीशन हो जाती है वहां पर। ठीक है, अगला देखिए, संविधान लिखित और कठोर होता है ताकि कोई एक सरकार इसे बदल ना सके। ठीक है, संविधान क्या होता है, लिखित होता है और कठोर होता है। ठीक है, ताकि कोई एक सरकार इसे बदल ना सके। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है। ठीक है, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है और लचीला होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये लचीला होगा, किसमें, एकात्मक सरकार में। ठीक है, उदाहरण के लिए जहां पे संघीय शासन व्यवस्था है, तो उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है आपका संघीय शासन व्यवस्था है। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस में क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है आपका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। एक नंबर में पूछने के चांस इसके बहुत ज्यादा है, तो एक नंबर में क्वेश्चन आपने अच्छे तैयार कर लेना। क्या है, जब देश की कुल राष्ट्रीय आय, ठीक है, जब देश की क्या होती है, कुल राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या अर्थात कुल नागरिकों से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त होने वाली राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। अर्थात प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ठीक है, तो ये करके आप क्या निकाल सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। ठीक है, यह किसी देश के नागरिकों की औसत आय को दर्शाती है। ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय है वो किसी देश के नागरिकों के क्या औसत आय को दर्शाती है और विकास के मापने का एक प्रमुख मापदंड है। विकास को मापने का एक क्या है, प्रमुख मापदंड है। ठीक है, विकास को मापने का एक प्रमुख मापदंड है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में है, इस बार आने के चांस बहुत ज्यादा है, इसको भी आपने तैयार करना। असंगठित और संगठित क्षेत्र से के बीच क्या भेद कैसे करेंगे, सॉरी, संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच आप विभेद कैसे करेंगे। तो आधार के देखो क्या है, संगठित क्षेत्र में क्या होता है, इसमें उद्यम सरकार के पास पंजीकृत होता है। जो संगठित क्षेत्र होता है वहां पे जो उद्योग है या उद्यम है वो क्या होंगे, सरकार के पास पंजीकृत होंगे और नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है और इनका नियम कानून नहीं होता है, इन पर कोई नियम कानून नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, यहाँ नौकरी की सुरक्षा होती है। ठीक है, जो यहाँ काम कर रहे हैं संगठित क्षेत्रों में क्या होता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी की सुरक्षा होती है और रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। ठीक है, जो रोजगार की शर्तें होती है वो क्या होती है, नियमित होती हैं। ये ध्यान देना आपने। अगला, असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है, काम अक्सर अनियमित होता है असंगठित में। ठीक है, इसके बाद अगला, सुविधाएं, कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी मिलती है, भविष्य निधि मिलती है और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाएं मिलती है। ठीक है, कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी मिलती है, भविष्य निधि अर्थात पीएफ जिसे कहते हैं, ठीक है, प्रोविडेंट फंड कहते हैं इसे, और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपने 3 पॉइंट याद कर लेने, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2024 में पूछा गया, इस बार बढ़ गए हैं चांद 2026 में आने के। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है। ठीक है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह आपने सुना होगा, इनके लिए मूल विचार क्या, तो इसका जो मूल विचार है, ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे समूहों में संगठित कर उनकी बचत को एकत्रित करना। ठीक है, जो महिलाएं होती हैं उनके, इसका जो मूल विचार क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण गाँव में गरीब विशेषकर महिलाओं के छोटे समूहों को संगठित करके उनकी बचत को एकीकृत करना। यह समूह के सदस्यों को कम ब्याज पे क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। ठीक है, जो क्या होता है, जो आपका स्वयं सहायता समूह होता है ये कम ब्याज दर पे क्या करता है, ऋण प्रदान करता है, वे जिससे वे साहूकारों के शोषण से बच जाते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है इसका लाभ, यह बैंकों से बिना ऋणाधार के, मतलब कोलेट्रल के ऋण लेने में मदद करता है। बैंकों से बिना किसी कोलेट्रल ऋणाधार के क्या करता है, ऋण लेने में मदद करता है, जिससे सदस्य स्वरोजगार शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। 2024 का 2026 में पूछने के चांस है। इसके 2 पॉइंट है, दोनों क्या, एक तो बैंकों से ऋण आसानी से मिल जाता है बिना किसी गारंटी के। ठीक है, और आर्थिक रूप से क्या करता है, निर्भर करता है स्वरोजगार को ओपन करने में। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि 23 और 25 में पूछा गया, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो विकास प्रक्रिया में ऋण अर्थात साख, ठीक है, एक महत्वपूर्ण और
क्या है, सकारात्मक भूमिका निभाता है। किसानों के लिए ऋण किसानों को बीज, खाद और उपकरण खरीदने में मदद करता है, जिससे कृषि उत्पादन और उनकी आय बढ़ती है। ठीक है, किसानों के लिए फायदा होता है लोन लेने से। ठीक है, उद्योगपतियों के लिए व्यवसायी ऋण लेकर नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं या अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है किसके लिए, उद्योगपतियों के लिए। और आम लोगों के लिए, लोग घर बनाने, शिक्षा प्राप्त करने, गाड़ी खरीदने जैसे खर्चों के लिए ऋण ले सकते हैं, उनसे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। तो ये सारी कंडीशन किसकी होती है, विकास में ऋण की क्या भूमिका है, ये आपको यहाँ से पता चल गई होगी। ठीक है, तो ये आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना। तो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा दी हैं। आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन को लेकर के डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देंगे पीडीएफ सॉल्यूशन, तो मैं इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा लिंक, या टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, वहाँ मैं इसको डेली अपलोड कर देता हूँ, टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, तो आप वहाँ भी क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। साथ में नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसका कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को अभी तक नहीं किया तो।